नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रदीप आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम चैनल के ऊपर। मेरा नाम है प्रदीप पटेल और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहा हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या जीके आएगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, वो सब कुछ आपको इसी क्लास से मिलेगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी ये जो है क्लास हो रही है। मैं सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार सिविल कोड की, बिहार सिविल कोड की, बिहार पुलिस कांस्टेबल की, या फिर बिहार एसआई की, या फिर बिहार एसआई की। ऐसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप इस जीके वाली क्लास को ले सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप सभी लोग इस क्लास को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना, अहमदाबाद गुजरात या पुणे महाराष्ट्र। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1960 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। आगे देखें, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक में है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार के सब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए क्या हो गई, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गई। आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। बिहार के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार में चाहे वो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसआई का एग्जाम हो, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हो, या फिर आपका बिहार एसआई वगैरह का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास है। ये रोज़ दोपहर आपकी 3 बजे होती है। कितने बजे होती है, रोज़ दोपहर 3 बजे आपकी ये क्लास होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 27 मई 1909 में की गई थी। कब की गई थी, 27 मई 1909 में की गई थी। आगे, संगीत नाटक अकेदमी कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, संगीत नाटक अकेदमी ये कहाँ पर स्थित है। गोवा में स्थित है, वाराणसी में, मुंबई में या नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकेदमी कहाँ स्थित है। तो संगीत नाटक अकेदमी ये आप सभी लोगों को बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकेदमी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुई थी, आप सभी लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग ऑफलाइन कमेंट, ऑनलाइन कमेंट, हर तरीके से आंसर दें। 1885 ना 1895, 1865 या 1890। यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को बताना है 1865 कट कर दीजिए, 1890 कट कर दीजिए। या तो 1895 बताओ या तो 1885 बताओ, कुछ तो मिलता जुलता होना चाहिए। तो आंसर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए 1885 1885 ईस्वी में हुई थी। इन किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, क्या पहला अधिवेशन, वो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और अगर हम लोग बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे,
व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 आंसर ए हो जाएगा, ए इसका। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था, जो मैंने अभी आप सभी लोगों के सामने A.O. ह्यूम लिखा था ना, वह इनका पूरा नाम था। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम लोग इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, यानी यह इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन इस समय इसके गवर्नर जनरल थे। सबसे महत्वपूर्ण यही बन जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते भारत सचिव कौन थे, तो भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेटा गवर्नर जनरल भी आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये थे लॉर्ड डफरिन। डफर से याद कर लेना, क्या था? ये एक बहुत बड़ा डफर था, तो डफर से याद कर लेना, लॉर्ड डफरिन थे। क्या थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह किसके समय? गवर्नर जनरल के समय हुई थी। और इसकी बात करें भारत सचिव तो कौन? कांग्रेस की स्थापना जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और भारत सचिव की बात करें तो भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। क्या नाम था? लॉर्ड क्रॉस थे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, 4 में, 5 में? बताओ मूल अधिकारों का वर्णन। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। यह आपके कहाँ से अधिकार लिए गए हैं? तो यह अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या है? वर्णन है इन अधिकारों का। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों का वर्णन है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आज मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब आप लोगों को बताना है कि इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो सभी बच्चे जानते हैं कि इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। लेकिन मेन चीज़ तो यहाँ पर प्रारूप समिति है। अब आप बताओ कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बना दिए गए थे, लेकिन इस प्रारूप समिति की जो मतलब अवधारणा है वो कहाँ से ली गई थी? तो इस प्रारूप समिति की अवधारणा या धारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से इस प्रारूप समिति की अवधारणा को लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसमें भी कुछ अनुच्छेद आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों के लिए जानना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसमें भी कुछ अनुच्छेद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। जैसे आपने पढ़ा कि संविधान के भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में सर मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? तो ये सर अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई? अमेरिका से। इतनी बात आप जानते हो। अब ये भी जानते हो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, ये बात भी आप जानते हो। अब मेन चीज़ आप लोगों के लिए जानना है कि अनुच्छेद जो है 12 से लगा करके 35 तक में अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है आपका है समानता का अधिकार। इसके कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपके पेपर के लिए क्या हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया एंड अनुच्छेद 18 हो गया, जो पहले में है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद आपके लिए क्या हो गए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब इनके बारे में आप देखो कि क्या डिस्कशन या क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 14 कहता है कि इसमें है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? इसमें है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है अनुच्छेद 14 की में। सभी को समान अवसर या मतलब समानता का अधिकार, सभी को समानता के तरीके से देखा जाए।
अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के धर्म, उसकी क्या जाति है, उसका क्या जन्म स्थान है, कहाँ का वह रहने वाला है, और क्या उसका लिंग है, वो फीमेल है, मेल है, या किस प्रकार का वो अपना लिंग है उसका, वो कोई मैटर नहीं करता। वह आदमी है, वह औरत है, वो क्या है, कोई मैटर नहीं करता। इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके आधार पर भेदभाव पर रोक ये अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी को सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अवसर की समानता, सभी को क्या दिया जाएगा? समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? ये कहता है उपाधियों का अंत। कौन? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। तो ये 5 अनुच्छेद आपके हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 अनुच्छेद हो जाते हैं। एक अनुच्छेद आपका समानता का अधिकार, एक अनुच्छेद आपका हो जाता है धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, लोक नियोजन में समानता, है ना। इसके अलावा आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी इसको आप ही कह सकते हो छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत ये भी किसमें है? इसी में है, ये सारे अनुच्छेद। इसके अलावा आपका उपाधियों का अंत, ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद हो गए। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 19 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 22 हो गया। ये 4 भी आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो है ये कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक क्या है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें है दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें क्या है? इसमें है दोष सिद्धि से संरक्षण। किसमें? अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण। 21 में है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। लेकिन यहीं पर एक बात आपको और याद रखना पड़ेगा, इसमें ही एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था बाद में। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था। तो शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जुड़ा था? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में जुड़ा था। किसमें? अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में जुड़ा था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में जुड़ा था, इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड अनुच्छेद 22 में क्या है? इसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, ये किसमें है? तो यह आपका बेटा अनुच्छेद 22 में है। अब आप लोगों के लिए ऐसे ही अनुच्छेद 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इधर लिख देता हूँ, बाकी के उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 क्या है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 जो है यहाँ पर बाल श्रम हो गया, है ना, जबरन मजदूरी हो गया, जबरन मजदूरी आदि पर रोक लगाना। मतलब कि किसी को जबरन मजदूरी करा नहीं सकते आप, उसका मन नहीं तो नहीं करा सकते, ऐसा नहीं है। किसी से मजदूरी कराई और उसका पैसा भी खा गए, वो भी पॉसिबल नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? इसमें अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से उम्र का, अगर कोई बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उस पर कारखानों आदि में काम करने पर रोक। काम करने पर रोक, ये जो है अनुच्छेद 24 में है। तो अनुच्छेद आपका 5, 5 और 9, 10,
11, 12, तो 12 अनुच्छेद तो आपको अभी मैंने जस्ट याद करा दिए। 12 अनुच्छेद तो मैंने आपको जस्ट याद करा दिया। और पता है ये क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अनुच्छेद हैं जो आपने अभी याद किए हैं। वह वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जितने भी स्टार लगाऊं मैं इनके लिए वो उतने ही स्टार कम हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को कि ये जो अनुच्छेद हैं सर वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ये गलत है बेटा, है ना। यहाँ पर ये जो लिख के आ रहा है ये गलत लिख के आ रहा है, इसको ध्यान देना। यहाँ पर आंसर होगा आंसर सी वाला बता ही चुका हूँ। अगला देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो कौन सा है, कमल है या रजनीगंधा है, कैक्टस या रेफ्लिसिया। तो रेफ्लिसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। जितना बड़ा फूल है, लेकिन फूल जरूर है, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं आती है, इसमें खुशबू नहीं आती है। ठीक है दोस्त, इस फूल में खुशबू नहीं आती है, रेफ्लिसिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता था, इल्तुतमिश को पुकारा, या गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के रूप में पुकारा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ये किसका था, ये गुलाम वंश का संस्थापक। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, और ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। गुलाम वंश का संस्थापक था और मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश जो था इसको क्या कहा जाता था, तो इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, ये इल्तुतमिश को कहा जाता था। जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये खिलजी वंश का दूसरा शासक और महान शासक था, सबसे प्रमुख शासक था। खिलजी वंश का जो है दूसरा शासक था। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना जो की थी वह जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर ए है। क्या है, ए इस प्रश्न का आंसर है और सही आंसर है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। योजना आयोग, वित्त आयोग, या भारतीय सांख्यिकी संगठन या संस्थान। बताओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या भारतीय सांख्यिकी संस्थान। बताओ, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। जो भी बच्चा बताना चाहे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर इसका डी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। अगला, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। वह कौन सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा प्रतिशत वन वाला है। वह कौन सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत, सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो वन वाला है, वह है सूरीनाम। वह देश कौन सा है, सूरीनाम। सूरीनाम देश है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, वन है। ठीक है, सूरीनाम। इसकी राजधानी जो है पारामारिबो है। इसके राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और सूरीनाम डॉलर इसकी क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है। सूरीनाम डॉलर इसकी क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी। तो ये अभी क्वेश्चन हो चुका है, संघीय व्यवस्था की बात की गई है। संविधान का ढांचा अलग है और यहाँ पर बात की जा रही है संघीय व्यवस्था की जो है कहाँ से ली गई थी, ये अलग हो गया। अब मुझे आप लोग बताओ, प्रारूप समिति का जो है अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो प्रारूप समिति की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। प्रारूप समिति की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। और संघीय व्यवस्था की अवधारणा जो है स्विट्जरलैंड से ली गई थी। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी बच्चे का गलत नहीं है, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का आंसर जो है
वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो है हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। स्थायी भी होती है लेकिन ये हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस का क्या है। क्या किससे पकाई जाती है, एसिटिलीन से पकाई जाती है, मीथेन से, एथेन से या ब्यूटेन से। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन को, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश और पाकिस्तान को, एंड ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश और भारत को। जो 3 बीघा कॉरिडोर मामला है, ये 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो है हमेशा ये बना रहता है। तो ये विवाद किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का एकदम सही, एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला देखें, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार को, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है बताओ। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन व्हिच फील्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साहित्य और पत्रकारिता में। बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का आंसर बी एकदम सही है। साहित्य और पत्रकारिता में जो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है उसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। महाराणा प्रताप ने किया था, राणा संग्राम सिंह ने। तो महाराणा प्रताप ने नहीं किया था, संग्राम सिंह ने नहीं किया था, राणा कुंभा ने किया था। किसने किया था, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। किसने, राणा कुंभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, रिकॉर्ड फाइल बिट। तो बिट जो है इसकी क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इस प्रश्न का आंसर क्या है, सी। इस प्रश्न का आंसर क्या है, सी। बिट इसकी क्या है बाबू, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे पहले आपकी बिट हो जाएगी, फिर आपकी केबी हो जाएगी, फिर आपकी एमबी हो जाएगी, फिर आपकी जीबी हो जाएगी, फिर आपकी टीबी हो जाएगी। तो यहाँ के 1 2 3 4 5 इकाइयाँ हो जाती हैं। कितनी, 5 इकाइयाँ हो जाती हैं। बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे तो बिट हो जाएगा। आंसर इसका सी। अगला, भारत की तट रेखा है बताओ, 5500, 6500, 7500, 8400। जल्दी से, ये स्टैटिक जीके के सब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, भारत की तट रेखा है, स्टैटिक जीके के ये सब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 7500। इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, 7500। भारत की जो तटरेखा है वो क्या हो जाएगा, 7500। अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल ये किस राज्य में स्थित है। जल्दी कमेंट करके बताएंगे, भारत में सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल सुरंग ये किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके बेटा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह किस में स्थित है, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आंसर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, या फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बताओ, चंद्र ग्रहण कब होते हैं, चंद्र ग्रहण कब होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बी हो गया, बी। तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। अ डिसीज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। बताओ, इंसुलिन होगा, हाँ इंसुलिन होगा बेटा, यहाँ पर इंसुलिन लिखा है, इंसुलिन होगा।
बताओ। अ डिसीज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, बेरी या डायबिटीज, क्या होगा? डायबिटीज होगा। आंसर बी, आंसर बी होगा इस प्रश्न का आंसर, आंसर बी क्या होगा? आंसर बी डायबिटीज। क्या होगा बेटा? डायबिटीज होगा। आगे, इंडिया वीनस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो इंडिया वीनस फ्रीडम, इसके लेखक है मौलाना आजाद। इसके लेखक कौन है? मौलाना आजाद। आंसर बी हो जाएगा, इसके लेखक हैं मौलाना आजाद। अगला, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस जो है यह 1 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मई को मनाया जाता है श्रम दिवस। सभी लोगों का सही आ रहा है, श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। आज की क्लास का ये क्या था? लास्ट प्रश्न। क्लास आपको अच्छी लगी तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, सभी लोग शेयर कर दें, और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सभी लोगों को लाइक जरूर करना है। रोज 3 बजे होगी ये, 3 बजे क्लास, रोज 3 बजे होगी ये क्लास। तो आप सभी लोगों को इस क्लास को जरूर देखना है। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए। आप सभी लोग लाइक जरूर कर दें।